ज्यादा बोलने वाला जज बेसुरे बाजे की तरह होता है। इंग्लैंड के लॉ चांसलर सर फ्रांसिस बेकन ने यही बात कही थी। इसी को कोट करते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर बहुत ही गहरा तंज किया है। बताया है कि एक जज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी कुर्सी के लालच में न्यायपालिका की ऐसी तैसी कर दी। साफ शब्दों में पूर्व जस्टिस ने सीजेआई चंद्रचूड़ के बारे में कहा है कि किस तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं, सालों पहले ही इन्होंने क्या प्लान किया था, इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, ये सब कुछ साफ था। और रिटायरमेंट से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ बकवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ ही नहीं बल्कि इनके पिता की भी एक जबरदस्त कहानी का खुलासा पूर्व जस्टिस काटजू ने किया है और दावा कर रहे हैं कि जो काम वाईवी चंद्रचूड़ ने किया था वही काम उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है। सब के सब चिप ऑफ द सेम ब्लॉक हैं। इसके मायने क्या हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। एक पूर्व जज के साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया था, किस घटना से कथित रूप से आज के चीफ जस्टिस डर गए, किस तरीके से भाजपा के दबाव में आ गए और अपनी कुर्सी संभालने के लिए चंद्रचूड़ और उनके पिता ने क्या कुछ किया था, बेहद आसान भाषा में जस्टिस काटजू ने बताया है। वहीं बाबरी मस्जिद मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किया था जिसमें चंद्रचूड़ भी थे, उस फैसले को जस्टिस काटजू ने बेईमान फैसला करार दिया है। ऐसा क्यों कहा है वो भी देखेंगे। एक पूर्व चीफ जस्टिस को इन्होंने बेईमान आदमी बुलाया है और कुल मिलाकर उस डर को समझने की कोशिश करिएगा जिस डर ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को आम के पेड़ को अमरूद का पेड़ बताने पर मजबूर कर दिया। वही डर जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं और कहता हूं कि भाजपा के यानी मोदी शाह के 2 ही हथियार हैं, एक है लालच, दूसरा डर। और जिस तरह के खुलासे, जिस तरह की बातें पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कही हैं उनसे साफ होता है कि डर और लालच ही था जिसने 140 करोड़ की आबादी वाले भारत और इसके लोकतंत्र पर कभी न मिट पाने वाला धब्बा लगा दिया। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मोदी सत्ता के डबल इंजन का एक प्रचंड घोटाला आपको दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी जबान से यूं ही निकल पड़ेगा कि ये भाजपा वाले कहां कहां खाएंगे और इतना खा के कैसे पचाएंगे। अरे कुछ तो छोड़ दो, कम से कम देश के सबसे गरीब तबके को तो जिंदा रहने दो। ये गजब का घोटाला जरूर देखिएगा, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको हमारी वीडियो तुरंत मिलती रहेगी। साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखा करिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए इस चैनल को आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करिएगा क्योंकि आप सब जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए आपके मुद्दों पर लोकतंत्र की यानी लोगों की बात कर पाते हैं। तो अपना सहयोग बनाए रखिए। अब सबसे पहले बात भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस जो अगले कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं उनकी कर लेते हैं। पिछले दिनों चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और वहां उन्होंने कथित रूप से अपने आप को हिंदूवादी दिखाने का प्रयास करते हुए राम मंदिर फैसले का जिक्र किया। कहने लगे कि जब यह फैसला लिखना था तो कई महीने बाद मुझे समझे में नहीं आ रहा था फैसला क्या होना चाहिए, तो मैं भगवान की शरण में गया, भगवान से कहा कि हे प्रभु पथ प्रदर्शित करें और भगवान ने पथ प्रदर्शित कर दिया। इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, विवाद छिड़ा हुआ है कि बाबरी मस्जिद मामले में तो रामलला खुद ही एक पक्ष थे, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक पक्ष से पूछकर यानी पक्ष से ही पूछकर फैसला कैसे कर दिया। जज का काम तो सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। अब इस दावे पर जब चारों तरफ चर्चा छिड़ी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों से लेकर जज तक टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे ही देश के सुप्रीम कोर्ट के फेमस पर्सनालिटी रहे हैं पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू। इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इन्होंने जस्टिस काटजू को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि जज को कम बोलना चाहिए क्योंकि ज्यादा बोलने वाला जज बेसुरे बाजे की तरह होता है। जबकि हम देख रहे हैं जब से चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने हैं बहुत बोलते हैं, हर फंक्शन में चले जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में चले जाते हैं और बकबक बकबक करते रहते हैं। जबकि साल 1991 में जब मैं जज बना था यानी जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि जब वो जज बने थे तो उनके सीनियर ने उनसे कहा कि अब तुम जज बन गए हो, घर से बाहर कम निकला करो, घर पर ही शाम बिताया करो, भाषणबाजी कम करनी है, ये नहीं कि हर शाम पार्टी में चले जाएं, हर कार्यक्रम में चले जाएं। और तो और पूर्व जस्टिस काटजू ने यहां तक कह दिया है कि चंद्रचूड़ को वर्बल डायरिया हो गया है यानी बोलने की बीमारी हो गई है। हर दूसरे तीसरे कहीं ना कहीं भाषण देने चले जाते हैं, किसी न किसी कार्यक्रम में बोलने चले जाते हैं। इनको लाइमलाइट में यानी खबरों में रहने की लालसा बहुत ज्यादा है, जबकि जज को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें हमारे सीनियर ने सिखाया था
था कि घर पर बैठे रहो, हर एक आमंत्रण या निमंत्रण को स्वीकार मत करो। वहीं अयोध्या फैसले को लेकर चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया है, इस पर पूर्व जस्टिस काटजू ने कहा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे हैं और ये उनका झूठ है कि उन्होंने भगवान से पूछकर बाबरी मस्जिद यानी अयोध्या का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने किसी भगवान से पूछकर नहीं किया, बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किया। पहली बात तो ये कि जब ये फैसला हुआ तब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नहीं थे। हाँ, उस बेंच का हिस्सा जरूर थे जिस बेंच ने ये फैसला दिया था, और चंद्रचूड़ को मंदिर बनाने का फैसला देना ही पड़ा ताकि होने वाले जस्टिस थे तो ये कुर्सी कहीं खटाई में न पड़ जाए। ये उस फैसले का डिसेंट नहीं कर सके क्योंकि चीफ जस्टिस ही खतरे में आ सकती थी। जस्टिस काटजू का कहना है कि जज लोग अपने करियर को लेकर बहुत ही कैलकुलेटिव रहते हैं, कोई चांस लेना नहीं चाहते, यानी ऐसा कोई फैसला देना नहीं चाहते जिससे उनकी आने वाली कुर्सी, आने वाला पद, मिलने वाला पद खतरे में आ जाए। और यहीं पर उन्होंने साल 1975 की एक कहानी याद दिलाई जब मीसा जजमेंट आया था। मामला था एडीएम जबलपुर बनाम श्रीकांत शुक्ला, जिसमें 5 जज थे और 5 में से 4 ने फैसला दिया कि इमरजेंसी के दौरान जनता के पास राइट टू लाइफ नहीं होना चाहिए, यानी जीवन का अधिकार नहीं होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 में से 4 जज ने जनता के अधिकार छीनने की बात कही और इन्हीं 4 में से आज के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी शामिल थे, यानी जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी जनता के अधिकारों को छीनने में शामिल थे। उनका भी यह कहना था कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों को राइट टू लाइफ नहीं होगा, जबकि इसी बेंच में एक जज थे जिन्होंने डिसेंट किया, इस फैसले से अपने आप को अलग किया और अलग फैसला दिया। कहा कि चाहे इमरजेंसी ही क्यों न हो, जनता को जीवन का अधिकार है। और इसका परिणाम यह हुआ कि उस जज को इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया, यानी वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। जस्टिस काटजू ने कहा कि चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ ने भी जो फैसला दिया था उसमें यदि कोई किसी को पकड़ के गोली मार दे तो कोई उपाय नहीं है। इनके पिता भी कैरियरिस्ट थे, वो भी चीफ जस्टिस बनने की लाइन में थे। सोचा कि अगर डिसेंट कर गए, यानी ऐसा फैसला दे दिया जो उस वक्त की सत्ता को, यानी जिसके हाथ में पावर है, यानी इंदिरा गांधी को मंजूर नहीं हुआ, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो इनकी चीफ जस्टिस ही खतरे में आ जाएगी, इन्हें भी सुपरसीड कर दिया जाएगा। जैसे एच.आर. खन्ना को इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया डिसेंट फैसला देने के कारण, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो काम वाईवी चंद्रचूड़ ने किया वही काम डीवाई चंद्रचूड़ ने किया राम मंदिर वाले फैसले में। ऐसा फैसला दिया जिससे भाजपा खुश रहे, नाराज न हो और इनकी कुर्सी पर कोई आंच न आए। पूर्व जस्टिस काटजू का कहना है कि पूर्व जज एच.आर. खन्ना जब फैसला देने जा रहे थे तो सुबह सुबह अपनी पत्नी को बता दिया कि आज ऐसा फैसला देने जा रहा हूं जो मेरी चीफ जस्टिस पर असर डालेगा, यानी मालूम था कि यह फैसला देने के बाद मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, मगर फिर भी उस जज ने हिम्मत दिखाई और जो सच था, जो सही लगा, वही फैसला दिया। एच.आर. खन्ना भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने होते, लेकिन उन्होंने जनता के अधिकारों को ऊपर रखा और कहा कि इमरजेंसी में भी नागरिकों के पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। और इस डिसेंट फैसले के कारण इंदिरा गांधी ने इन्हें सुपरसीड करके M.H. बेग को 15वां चीफ जस्टिस बनने दिया। यानी जस्टिस काटजू का कहना है कि वर्तमान सीजेआई के पिता को यह डर था कि अगर सत्ता के खिलाफ फैसला किया तो सीजेआई की कुर्सी खतरे में आ सकती है, यानी भविष्य में जो कुर्सी मिलने वाली है उसका पत्ता कट सकता है, तो बेईमानी भरा फैसला दे दिया। और वैसा ही बेईमानी भरा फैसला राम मंदिर के मामले में चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया। पूर्व जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि सब चिप ऑफ द सेम ब्लॉक हैं, यानी एक बड़े से पत्थर के सब टुकड़े हैं, सब बराबर हैं, कोई अलग नहीं है। भारत का सीजेआई बनने के लिए इनके पिता ने भी सत्ता को अच्छा लगने वाला फैसला दिया, खुश करने वाला फैसला दिया, और इन्होंने भी बीजेपी को खुश करने वाला फैसला दिया। और अब झूठ बोल रहे हैं कि भगवान से पूछकर फैसला किया था। इनकी मजबूरी थी, अगर कुछ और फैसला देते तो भाजपा इन्हें सुपरसीड कर देती, यानी भाजपा की सरकार इनकी जगह किसी और को चीफ जस्टिस बना देती। अयोध्या का फैसला बेईमानी का फैसला इसलिए है क्योंकि अपने इसी फैसले में इन लोगों ने लिखा कि अयोध्या में मंदिर होने का कोई अवशेष नहीं मिला, और यह भी लिखा कि 1949 तक तो यहाँ पर रेगुलर नमाज पढ़ी जाती थी। यह भी कहा कि बाबरी विध्वंस अपराध था, मगर इन सब के बावजूद कह दिया कि हिंदू संगठन को सब कुछ दे दो। अजीब कॉन्ट्राडिक्टरी फैसला है, तर्क किसी और रास्ते जा रहे हैं, परिणाम किसी और रास्ते चल पड़ा। आगे पूर्व जस्टिस काटजू ने भी वही बात दोहराई जो लंबे समय से हम कहते आ रहे हैं, और वो बात यह है कि अयोध्या वाला फैसला किसने लिखा ये पता तो नहीं, लेकिन चौतरफा चर्चा होती है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने ही लिखा था। जब पूर्व जस्टिस काटजू से पूछा गया कि चीफ जस्टिस अभी इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं, क्या भविष्य में कोई पद पाने की लालसा है, क्योंकि अब तो रिटायर होने वाले हैं, इस पर पूर्व जस्टिस काटजू ने कहा कि मैं उनका दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो जो भी बोल रहे हैं सब नॉनसेंस बात है। ये पूरी तरह से नॉनसेंस है कि उन्होंने भगवान से पूछकर अयोध्या वाला फैसला किया, क्योंकि इनके दिमाग में पहले से एकदम साफ था कि क्या करना है, क्योंकि सही फैसला तो यही था कि मुस्लिम संगठन को यह जगह दे दी जाती जिसे तोड़ा गया था, वो
मुसलमानों को दे दिया जाता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे मंदिर का कुछ भी सबूत पेश नहीं कर पाया, कोई सबूत नहीं दे पाया। इसके बाद भी आपने हिंदुओं को सौंप दिया। यह फैसला पूरी तरह से बेईमानी का फैसला था। अपने इसी इंटरव्यू में पूर्व जस्टिस काटजू ने कहा है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बेईमान आदमी था, इसलिए बाद में उनको राज्यसभा का इनाम मिला। इस व्यक्ति पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप लगा। वैसे ये कहानी आपको याद ही होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही काम करने वाली महिला ने रंजन गोगोई पर, उस वक्त के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया छेड़खानी का। उस मामले की सुनवाई खुद रंजन गोगोई ने की और अपने आप को क्लीन चिट दे दी। यानी जिसने छेड़खानी का आरोप लगाया उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जिस पर आरोप लगा उसने अपने आप को निर्दोष बता दिया। सोचिए ये कितना बेहयाई भरा मामला है। भारत की 140 करोड़ आबादी को ये लोग क्या समझते हैं? यानी कोई भी महिला यूं ही मुंह उठाकर भारत के सबसे बड़े जज पर छेड़खानी का आरोप लगा दे। यदि आरोप झूठा था तो उस महिला को सजा क्यों नहीं मिली? यदि आरोप सच्चा था तो क्या बड़े पद पर होने के कारण रंजन गोगोई को छूट मिली? और क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी आपने देखा है कि अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कोई व्यक्ति खुद ही करे और अपने आप को क्लीन चिट दे दे कि भैया हमने कुछ भी नहीं किया है? इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। पूर्व जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि अयोध्या वाले मामले में पांचों जज दबाव में आ गए, किसी ने डिसेंट नहीं किया। 1975 वाले मामले में इंदिरा गांधी के वक्त में कम से कम HR खन्ना एक तो थे जिन्होंने ईमानदारी का फैसला किया, यहां तो 5 के 5 दबाव में आ गए। दबाव डालने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों कहा था कि देश भर के जजों को 3 माध्यम से बीजेपी सत्ता अपने कंट्रोल में कर रही है। पहला, उनको चयन के दौरान ही छांट लेना, यानी जो अपने काम का है, जो अपने इशारे पर काम करेगा, अपने हक का फैसला देगा, बीजेपी के हक का फैसला देगा, उसको पद पर बैठने देना है, बाकी उनको छांट देना है, उनको रोक कर रखना है, बड़े पदों पर पहुंचने से रोकना है। और दूसरा तरीका है उन्हें लालच देना, जो पद पर आ गए हैं उन्हें लालच दो, यानी रिटायरमेंट के बाद तुमको राज्यसभा भेज देंगे, राज्यपाल बना देंगे, कहीं किसी संस्था का हेड बना देंगे। और तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता है जांच एजेंसियों का प्रयोग, यानी जजों को डराना। अगर कोई जज लालची न निकले तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ो, कुछ भी माइनस ढूंढकर उनको डराना शुरू करो, टॉर्चर करो। यहां एक बात और याद दिला दें, रंजन गोगोई पर जब महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आपको याद दिला दें कि रंजन गोगोई पर जब यह आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत गंभीर खतरे में है, हमें अस्थिर करने की बड़ी साजिश चल रही है। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। अगर ऐसी स्थिति में काम करना पड़ेगा तो मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। अब ये कहानी थी रंजन गोगोई की, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कुछ ही दिनों में मोदी सत्ता ने राज्यसभा की कुर्सी पकड़ा दी, यानी कहा जाता है कि इनाम दिया गया। यानी पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पहले से ही चीफ जस्टिस बनने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कुर्सी में कोई भी रोड़ा बने, इसलिए उन्होंने मंदिर के पक्ष में बिना किसी सबूत के भी फैसला दे दिया। और अब भगवान के सर पे सब कुछ मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अयोध्या में मंदिर के हक में फैसला देने के लिए किसी भगवान ने नहीं कहा था, बल्कि चीफ जस्टिस वाली कुर्सी थी जिसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं था चंद्रचूड़ को। इसके अलावा कुछ और बातें जस्टिस काटजू ने कही हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम उन पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे और मामलों के साथ दिखाएंगे, क्योंकि आगे की बात विस्तार से करनी जरूरी है। अभी करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आइए अब डबल इंजन का एक नया कारनामा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी दूसरे दशक में प्रवेश कर चुकी है, यानी 11वां साल लग चुका है। दैनिक भास्कर की जांच में पता चला है कि दीनदयाल रसोई योजना में बम्पर लूट हो रही है और 1 साल के भीतर ही गरीबों की 59 लाख थालियां चोरी हो गई हैं। 59 लाख। मध्य प्रदेश में गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए 5 रुपए में एक थाली भोजन दिया जाता है। अब आप सोचिए कि सड़क किनारे 5 रुपए की थाली खाने कौन जाता होगा? क्या इस देश के बड़े बड़े नेता जाते हैं? क्या उनके बच्चे जाते हैं? क्या सेठ और उनका परिवार जाता है? या फिर अदालतों में बैठे बड़े बड़े मिलार्डों के परिवार वाले जाते हैं? नहीं, यहाँ पर वो तबका जाता है जो इस देश में सबसे निचले पायदान पर आता है। और उन लोगों का 5 रुपए थाली का भोजन भी भाजपा का डबल इंजन चुरा ले रहा है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार दीनदयाल रसोई योजना के तहत एक ही मोबाइल नंबर का 3 महीने में 150 से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान घोटाले का शिकार बन रहा है। यानी एक व्यक्ति ने अगर एक बार खाना खा लिया, वो भी किसी भी रसोई में, तो उसके मोबाइल नंबर को लगभग 150 बार इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सरकार से 10 रुपए थाली की दर से अनुदान लिया जा सके। और तो और जिसका नंबर रजिस्टर किया जा रहा है उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। ये रिपोर्ट बता रही है कि अकेले राजधानी भोपाल में ही 3 महीने में कम से कम 35,000
1000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर ऐसे मिले हैं जिन्हें फर्जी तरीके से बार बार रजिस्टर किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर में भी देख सकते हैं कितने सारे नंबर हैं जिन्हें सैकड़ों बार प्रयोग किया गया है। अब आप बीजेपी के उस नारे को याद करिए, सबका साथ सबका विकास, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, घोटाले का शिकार हर व्यक्ति होगा, सबके हकों को लूटा जाएगा, जो सवाल उठाएगा उसको बल भर कूटा जाएगा। यही तो है विकसित भारत का ऐलान। आप लोग झूठे काहे हैं परेशान? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।